आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि किसी घर के अंदर अगर हम घुसते हैं, कोई मकान बना हुआ है तो उसके गेट से ही घुसते हुए जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो बाहर की परिस्थितियां देख करके हमें लगता है कि भाई घर के अंदर कैसा क्या होगा, घर कैसा होगा, किसका होगा, बाहर से ही उसका परिदृश्य सामने आ जाता है। इसी तरह से अगर हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें भी वही परिस्थिति होती है। शुरू में एक प्रस्तावना का पेज दिया होता है जिसमें हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या होगा, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि उसके अंदर क्या होगा। इसी तरह हमारा जो संविधान है उसमें शुरू में प्रस्तावना दी हुई है जिससे पूरे संविधान का एक खाका बनकर तैयार होता है, जिससे पता चलता है कि संविधान के अंदर क्या है। उसका पूरा प्रारूप, जो पूरा उसका रूप है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो आज हम इसी संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना जो है वो नेहरू जी द्वारा उद्देश्य कथन जो प्रस्तुत किया गया था उसी पर आधारित है। और इसमें जो प्रस्तावना के तत्व हैं, इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। संविधान के अधिकार का स्रोत जो है उसमें शुरू में लिखा हुआ है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, यानी मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोग जो हैं वो जो देश है, जो भारत है, उसके नागरिक जो हैं उसके मतलब अधिकार में है, उसका अधिकार उसमें है। दूसरा क्या है, भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति क्या है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य, ये प्रकृति है। यानी भारत जो होगा वो समाजवादी देश होगा। उसकी प्रकृति के बारे में पता चलता है हमें कि समाजवादी होगा, लोकतंत्र होगा, गणतंत्र होगा, इस तरह से। उसके बाद संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य है, उसमें दिया हुआ है कि लोगों को न्याय प्रदान करना, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करना, लोगों को समानता का अधिकार प्रदान करना। तो ये संविधान के उद्देश्य हैं। उसके बाद आता है हमारा संविधान लागू होने की तिथि भी हमें प्रस्तावना से पता लगती है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हालांकि 26 जनवरी 1950 को बाद में लागू हुआ था, लेकिन जब कंप्लीट हो गया था, संविधान बनकर के तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 जो थी तिथि, उसी को तैयार हुआ था। उस दिन कुछ हमारे अनुच्छेद लागू हुए थे और कुछ अनुच्छेदों को इसलिए टाल दिया गया था कि 26 जनवरी 1950 में उसे इसलिए लागू किया गया क्योंकि आज उससे 20 साल पहले जो नेहरू जी थे उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने की, हम 20 साल से पहले से स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते आ रहे थे, इसलिए ये प्रस्ताव रखा गया कि पूरा संविधान 26 नवंबर को ना लागू कर करके 26 जनवरी को इसे लागू करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना के मुख्य शब्द। प्रस्तावना के मुख्य शब्द क्या हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि हमारा जो देश है, हमारा देश भारत है, वो ना तो किसी का डोमिनियो है, ना किसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो अपने आप में स्वतंत्र है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। वो चाहे तो किसी को अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि को किसी को दे भी सकता है और किसी देश की भूमि का अधिग्रहण भी कर सकता है। हालांकि उसने हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ और 1949 में राष्ट्रमंडल की भी सदस्यता ले रखी है, लेकिन उससे हमारी संप्रभुता जो है वो खत्म नहीं होती। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है, कहने का इसका अर्थ ये हुआ धर्मनिरपेक्ष, यानी हमारे देश में सारे धर्मों को मान्यताएं हैं, लेकिन जो हमारा देश है उसका कोई धर्म नहीं होगा।
किसी भी सरकारी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और मान्यता सारे धर्मों को होगी। ऐसा नहीं जो भी चाहे अपना, मतलब 25 से 28 जो अनुच्छेद हमारे दे रखे हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसलिए हमारा देश जो है वो सारे धर्मों को मान्यता देता है, सारे धर्मों को मान्यता देता है, लेकिन उस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। उसके बाद जो है समाजवादी। समाजवादी पे जब हम बात आते हैं, समाजवादी का अर्थ होता है कि जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो भी हमारे उत्पादन और वितरण के साधन हैं, उन पर क्या होना चाहिए, उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण, जो हमारी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद और 5 बैंक 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो वो हमारे समाजवादी कार्यक्रम के, समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। समाजवादी जो विचारधारा है उसमें क्या है कि भाई जो ना तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कोई अमीर होगा, और ना ही बहुत ज़्यादा कोई गरीब होगा। ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया और बहुत किसी को रोटी भी नहीं मिल रही। हालांकि वास्तविकता में जो कुछ है वो अलग है, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन समाजवादी का जो हमारा संविधान जो लिखा गया, उसका बनाने का उद्देश्य यही था कि सभी जितना भी हमारा देश है, जितने भी लोग हैं हमारे देश के, उनको सारे उपक्रमों का समान वितरण हो, समान उसका लाभ हो, किसी में पक्षपात नहीं हो। समाजवादी जो है विचारधारा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे विश्वास करती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विश्वास करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो सार्वजनिक उपक्रम और निजी उपक्रम साथ साथ विकास करते हैं, साथ साथ ग्रोथ करते हैं, और ये निजीकरण को, समाजवादी जो है वो निजीकरण के अपोजिट, निजीकरण का विरोध में, इसका जो मतलब विचारधारा है वो निजीकरण के विरोध की विचारधारा है। हालांकि हमने 1991 में 1991 में उदारीकरण और जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण के तहत समाजवादी विचारधारा को थोड़ी ढील दी गई है। 1991 में हमने ग्लोबलाइजेशन और जो हमारा थोड़ा उसको ग्लोबलाइजेशन के दर से और उदारीकरण लिबरलाइजेशन की, उसके लिबरलाइजेशन से हमने समाजवादी जो विचारधारा है उसमें थोड़ी ढील दी है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करती है। अब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में, ये तो क्लियर ही है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग हैं, जो निवासी हैं, वो अपने अधिकारों का प्रयोग अपने प्रतिनिधि को चुनने में करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, लोकतंत्र जो होता है हमारा दो तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है, प्रत्यक्ष में जो जनता होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ के नागरिक होते हैं, वो अपने जो राष्ट्र का प्रमुख होता है उसको डायरेक्ट चुनते हैं, उसको सीधे मतदान की प्रक्रिया द्वारा। इसके उदाहरण बहुत कम है, जैसे स्विट्जरलैंड जो है हमारा, स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। और अप्रत्यक्ष में हमारे देश में अप्रत्यक्ष भी दो तरह का होता है। अप्रत्यक्ष में जो संसदीय प्रणाली, इसमें भी आते हैं, अप्रत्यक्ष संसदीय प्रणाली की जो प्रक्रिया है वो हमारे देश में अपनाई गई है। क्योंकि पहले सांसद या विधायक, जो भी देश है या प्रदेश में विधायक और देश में लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, और वो लोकसभा सदस्य अपना प्रतिनिधि, जो अपना लोकसभा सदस्य जो होते हैं अपने दल का नेता चुनते हैं, वही हमारा प्रधानमंत्री होता है।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में, जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने एक बार चुनाव कर दिया तो उसका एक फिक्स पीरियड होता है। जैसे हमारे यहाँ चुनाव कितने साल के बाद होते हैं, 5 साल के बाद, जनरली 5 साल में ही होते हैं। बीच में लोकसभा भंग हो जाए वो अलग चीज है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, हमने संसद सदस्य चुन लिया, उसने उसको अपने प्रधानमंत्री को चुन लिया, फिर वो 5 साल के लिए हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जो प्रत्यक्ष, इसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एक प्रक्रिया होती है रिकॉल, जिसे बोलते हैं रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है, रिकॉल में हम प्रत्याशी जो हमने चुना है, जो हमने राष्ट्र का प्रमुख चुना है, उसे हम वापस ले सकते हैं। रिकॉल का मतलब वापस बुला लेना, यानी हमने उसे पद पे बैठाया लेकिन हम उसे पद से हटा भी सकते हैं जब चाहे। जब हमें लग रहा है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे हटा सकते हैं। इसी तरह से बहुत 4 प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत हैं। एक रिकॉल होता है, एक रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम होता है, एक प्लेबेसाइट होता है, जिसे जनमत संग्रह कहते हैं। जनमत संग्रह द्वारा अगर हमें लगता है कि जो हमारा राष्ट्र प्रमुख है वो सही से काम नहीं कर रहा है तो जनमत संग्रह करा करके अगर उसके विरोध में समय से पहले ही उसे हम हटा सकते हैं। रेफरेंडम में हम कोई भी कानून, कोई भी बिल हम पास कर रहे हैं तो वहां पे भी हम जनमत संग्रह के माध्यम से करा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष, जो संसदीय प्रत्यक्ष के अंदर संसदीय प्रणाली आती है वो हमारे देश में लागू होती है। उसके बाद गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के अनुसार क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब यह है कि जो हमारा राष्ट्र प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा चुना हुआ होगा। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक गणतंत्र, एक राजशाही। राजशाही में क्या होता है, कोई भी जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो राजा, रानी या राजकुमार, कुछ भी, राजशाही मतलब उनका पारिवारिक होता है। और गणतंत्र में क्या होता है कि जो राष्ट्र प्रमुख होगा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, और वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है और वो हमारा राष्ट्र प्रमुख बनता है। इसमें एक चीज और बतानी होगी, 3 शब्द हैं, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, एक शब्द है अखंडता। क्या है, अखंडता। एक ये शब्द, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये शब्द बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया। एक धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और तीसरा अखंडता। अब छठा शब्द हमारा है उसमें न्याय। अब किस न्याय की बात करता है हमारा संविधान, सामाजिक 3 प्रकार के न्याय। प्रस्तावना में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि समाज में किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग, जाति, धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी जाति को लेकर के उसके साथ किसी अधिकार को या किसी भी उसके अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता। उसके जो भी सरकार की जो सुविधाएं हैं वो उसे हम सामाजिक
भिन्नता के आधार पर हम उसे उससे वंचित नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय हो गया। उसके बाद आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि जैसे कोई बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत गरीब आदमी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जॉब या कोई भी नौकरी या कोई भी जगह निकल रही है तो ऐसा नहीं है कि पता लगा पैसे वाली भर्ती हो जाएंगे और बिना पैसे वाले रह ही नहीं, मतलब भर्ती हो ही नहीं पाएंगे। तो इस पर क्या होगा कि भाई जो आर्थिक न्याय का मतलब पैसे से लेना देना नहीं है, कोई कितने भी पैसा वाला हो लेकिन सबको बराबर का दर्जा दिया है जहाँ पे भी होगा। जैसे हमारे अनुच्छेद 16 में दे रखा है कि भाई जो भी लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी जो भी होंगी, सरकारी उपक्रम में जितनी भी नौकरियां होंगी उनमें समानता होगी। ऐसा नहीं है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत यही तो समानता दे रखी है। तो न्याय हो गया सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में भी राजनीतिक मतलब उसमें भी हमारे लिए बराबर की भागीदारी करने का अधिकार है। राजनीतिक भवनों में, राजनीतिक कार्यालय में हमें किसी भी उसके अधिकार से कि वंचित नहीं किया जा सकता कि भाई आप राजनीतिक परिवार से नहीं आते हो या कि आपके घर में कोई राजनेता नहीं है तो आप इसमें नहीं प्रवेश कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। किसी चीज को हम उपासना कर रहे हैं किसी चीज की तो हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं। हमें विचार अपने प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है। अपनी अभिव्यक्ति, अपनी मन की बात जो है उसे कहने का पूरा अधिकार है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, हमें अपने धर्म, किसी भी धर्म को हमें मानने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कोई हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हम इस धर्म को माने। उसके बाद समता वही है प्रतिष्ठा की मतलब समानता। आपका जो आपकी प्रतिष्ठा है, आपका सम्मान है उसको बरकरार रहेगा, उससे समानता। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा पैसे वाला और आप कम पैसे वाले तो आपके या मतलब समाज को लेकर के या किसी बात को लेकर के आपसे पक्षपात किया जाए। जैसे समानता का जो हमारे मौलिक अधिकारों में दे रखा है 14 से 18 तक, जो हमारे अनुच्छेद 14 से 18 तक जो दे रखा है समानता के अधिकार में, उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 17 है उसमें क्या है कि भाई किसी भी उसमें अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, जो किसी को हम ऐसा नहीं कि जाति के आधार पर उस पर जो अस्पृश्यता वाली कंडीशन थी वो उसको निषेध किया गया, उसे हटा दिया गया कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद 18 में दे रखा है उन्होंने कि भाई 16 में बता दिया लोक नियोजन में समानता हो गई। 14, 15, 16, 17, 18 हो गया। 18 में हमारी उपाधियां जो होती थी पहले राजा महाराजा अधिराज ठाकुर साहब, जो भी कुंवर साहब, जो भी उपाधियां तरह हुई, तो सेना की उपाधियों को छोड़ करके और सारी उपाधियों को इसके अनुसार समाप्त कर दिया गया। समानता, इसका मतलब यह है कि समानता सबको एक समान दृष्टि से देखा जाएगा, कोई भी किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा और उनको ज़्यादा क्लियर कर दिया गया अनुच्छेद 14 से 18 हमारे मौलिक अधिकारों में। उसके बाद आता बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना। हम प्रयास करेंगे, हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी दे रखा है अनुच्छेद 51 का में कि हम अपने भाईचारे को, अपने देश की एकता को, अपने देश की अखंडता को बनाए रखेंगे, भाईचारे को बनाए रखेंगे और एक दूसरे की विरोधाभास की भावना को बिल्कुल भी पनपने नहीं देंगे। तो ये रही हमारी प्रस्तावना की बात, जो हमारे संविधान में सबसे पहले मेन पृष्ठ पे दे रखी है।